अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फौज चुगताई सिटी प्रेस के मेहमान, आज हम यहाँ आपका तारुफ करवाएंगे हमारे बहुत ही माने हुए वर्ल्ड वाइड सिंगर हैं खालिद बेग साहब। खालिद बेग साहब का तारुफ कराते हुए इसमें कोई शक नहीं कि ये वो गायकी गाते हैं जो रफ़ी साहब दुनिया के माने हुए उस्ताद हैं। म्यूज़िक में अपना एक नाम है उनका, और हम आपकी मुलाकात करवाते हैं खालिद बेग साहब से। जी खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। खुश आमदीद आपको सिटी प्रेस में। आपका भी शुक्रिया और सिटी प्रेस वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ मदद किया। जी खालिद साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के जो इब्तदाई मराहल हैं वो हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि आप वाकई सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और जो आपकी गायकी है वो इस वक्त जहाँ जहाँ आप विज़िट कर चुके हैं और नहीं भी किया आपने विज़िट, वहाँ भी सुनी जाती है। तो मैं चाहूँगी कि लोग जानना चाहते हैं, वो अभी प्रेजेंटली तो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर वो ये जानना चाहते हैं कि आपके जो इब्तदाई अवाइल थे उम्र के, वो कहाँ और कैसे शुरू हुए। इब्तदाई तो वैसे जैसे होता है कि स्कूल में इंसान शुरू करता है ना, या घर से ही वो कहते हैं कि चैरिटी बिगिन एट होम। नो, आप कहाँ पैदा हुए? हाँ, पैदा तो लाहौर में ही हुआ। अच्छा, ठीक। और लाहौर में, और फिर उसके बाद हमारी स्कूलिंग ऐसी हुई कि वहाँ मीना बाज़ार हुआ करते थे स्कूल में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, ये तो घर में जो बात शुरू हुई कि वो घर में, हमारे घर में एक ग्रामोफोन था। अच्छा। और उस ग्रामोफोन पे जब हमारे बड़े भाई जो गाने सुना करते थे, उसके बाद एलपीज लगा के और उन्होंने गाने सुनने, और उसमें फिर बहुत सारे थे हमारे पास। तो जैसे हमने वो क्या करना कि वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, वो दूसरा था जब चाबी वाला जो था ना, वो हिज मास्टर वॉइस था, जो कि अब भी मेरे पास मौजूद है वो। तो उसके ऊपर वो गाने जो है वो सुने जाते थे। तो उसमें जब उन्होंने गाने गाने और मैंने सुनने, तो मैं छोटा था, 4-5-6 साल। रफ़ी साहब के गाने, और वो उस वक्त सुना करते थे। अच्छा, ये गाने कितने अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने वो उसी तरह अपना याद कर लेना, उनको याद करके। तो फिर उनके जो दोस्त, अब आप हमारे जो भाई साहब थे उनके आया करते थे, तो उनको पकड़ के तो मुझे कहना कि इनको कोई गाना सुनाए, और इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, गाना सुनाए। लेकिन मैं जब बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ ऐसे लगता नहीं है कि मैं गा भी सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि रफ़ी साहब की आवाज़ में एक ऐसी रस भरी आवाज़ है ना, तो वो सुन के आपके कानों को, दिल को एक तमानियत का एहसास होता है। तो क्योंकि उसको गाने से आपने इस तरह से फील किया, तो खुद ब खुद उसी तरह से गाना शुरू हो बस मेरे ख्याल में शायद ये अल्लाह को मंजूर भी यही था। लेकिन वैसे हमारा जो घराना था वो बड़ा ही अपना मजहबी घराना था। तो आई बिलोंग टू एजुकेशनिस्ट फैमिली। तो हमारा प्रॉब्लम यही रहा कि हम वो स्कूल में तो किया करते थे, पहले घर में, फिर स्कूल चले गए। स्कूल में वो जितने भी थे वो हमारी कुछ ब्रांचेस हुआ करती थी स्कूल की ना, तो उन सारी ब्रांचेस में मैं जाया करता था। किस स्कूल की बात कर रहे हैं? केजी सेकेंडरी स्कूल था, ओके, गुलबर्ग में। तो हम फिर वहाँ अपना जाया करते थे। फिर सन्नाबाद में ब्रांचेज आ गई उनकी, हम भी वहाँ पे आ गए। और फिर वहाँ आपको पता है कि जब वो 9th-10th आती है, उसमें फिर लड़कपन जो होता है, उसमें हमारी एक क्लास फेलो थी, उनको गाना सुनाया करते थे कि गुलाबी आँखें जो थी हो गया। तो वो भी सुनाया करती थी कि मैंने राबदी से प्यार हो गया, मैं चलना सच्ची नच्ची। तो इस तरह के फिर मीना बाजार, हाँ पक्की कर ले के बस होती रह गई। बस वहीं तक की बात थी। आपको पता है स्कूल में तो ये इस तरह के मशागल, ये ना कहें, स्कूल में बहुत सारी दोस्तियाँ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से घरों तक चलती हैं। हाँ, नहीं, उसमें ये हुआ कि अपना वो जो लड़के थे हमारे साथ पढ़ते थे, जो हमारे क्लास फेलो थे, वो तो हमारे साथ चले ही। लेकिन लड़कियाँ आपको पता है कि जिनकी शादी हो जाती है, वो पहले ही शादी हो जाती है, तो फिर वो फिर अपने अपने घरों में अपना चली जाती हैं। आप कह सकते हैं, क्योंकि मतलब दौरे हाज़िर में मैं समझती हूँ कि आप देखें हमारे बहुत सारे ऐसे कोलीग्स हैं जिनकी हमारी उम्र में शादी हो गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़की हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल तक गई हैं, बैंकिंग की है उन्होंने, बहुत अच्छी जॉब्स की। एनीवे, हम आप पर आते हैं जनाब। ये बताएं कि रफ़ी साहब की गायकी जो है वो काफ़ी मुश्किल गायकी है, बहुत सारे बड़े बड़े गुलकार रह जाते हैं, मगर आपने बड़े प्यार से, बड़े आसान और सहज तरीके से इसको गाया है। इसका क्या राज है? इसका राज तो कुछ भी नहीं है, ये कुदरत की तरफ से गॉड गिफ्ट, ये गॉड गिफ्ट आप कह सकते हैं, मुझे मिला है। लेकिन उसमें यह था कि
शौक था ना उनको गाने का। फिर तो फिर लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि यार आपकी आवाज़ तो मोहम्मद रफ़ी साहब से बड़ी मिलती है। तो हालांकि मतलब बचपन ही था तो करते, फिर कॉलेज में आ गए। कॉलेज में फिर ट्यूटोरियल पीरियड हुआ करते थे, फिर उसमें अपना गाया करते थे। इस वजह से आपने रफ़ी साहब को सुनना ज़्यादा शुरू फिर कर रफ़ी साहब को फिर उसमें प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। आपको याद होगा कि एक गाना आया था कि ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए है, तो जहाँ है तेरे लिए ये एक्चुअली ये फिर अल्लामा इकबाल साहब की एक नज़म थी। तो उससे वो क्योंकि वो सेम वही थी प्यारे लाल जी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने बनाई। तो फिर वो जब मैंने कॉलेज में इसको गाया तो लोगों ने फिर और बड़ा अप्रिशिएट किया। और फिर उसमें फिर कहने लगी आप ऐसा लगता था जैसे तो जो है ना वो रफ़ी साहब ही गा रहे हैं। तो शायरी में जब आवाज़ अपना रंग भर देती है ना तो फिर अपना ही मज़ा होता है। तो शायरी के भी चार चांद लग जाते हैं। ऑफ कोर्स, नो डाउट। वैसे तो शायरी पढ़ लेता है इंसान तो ऐसे लगता है कि बस पढ़ लिया ठीक है, लेकिन जब वो उसको तरन्नुम के साथ गाया जाता है तब उसमें जान पड़ जाती है। आप उस शेर की तरफ आ रहे हैं ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा हाँ, जाने है, हाँ, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं कि वर्ल्ड वाइड आपको, जहाँ मैंने देखा है कि जी हमारे मतलब जो लोग इंग्लिश समझते हैं, उर्दू समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, वो तो आपको सुनते ही हैं, मगर मैंने अमेरिका में देखा है कि जी बहुत सारे लोग वो जो आवाज़ का तरन्नुम से और एक सोच होता है आवाज़ के अंदर, उसको लोग फील करते हैं दिल की गहराइयों से। तो वो जब आप वहाँ जाते हैं बाहर के मुल्कों में तो आप फील करते हैं कि लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? मैंने देखा वहाँ पे कि हमारी ये कंपैरिजन करके हमारी ये जो ज़बान है ना, उर्दू ज़बान है जी जी, इसकी खनक जो है वो दूसरी ज़बानों से बड़ी मुख्तलिफ है। और जो गाना ना समझने वाले भी, और वो वहाँ पे जब गुनगुना रहे होते हैं साथ, और मैंने गोरों को भी देखा है। बल्कि एक तो मैं एक प्रोग्राम में इंग्लैंड में प्रोग्राम कर रहा था तो वहाँ पे एक गोरी प्रोग्राम देखने के लिए आई और एज होगी उनकी कोई 70 के करीब। वो कैसे पता चला आपको? वो इसलिए कि वो बाद में क्योंकि मुझे मिली आके ओके, फिर वो मुझे लगी मैं आपको बताता हूँ। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो वो उनको प्रमोटर को कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा कि कोई बुजुर्ग खातून है, गोरी है, मिलना चाहती हैं आपसे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ले तस्वीरें वगैरह तुलवानी होगी, ये किस तरह का होगा। तो वो आई, जब तो मुलाकात हुई तो कहने लगी कि मैंने जब आपका ब्रोशर देखा, वो फ्लायर देखा आपका, तो उसके ऊपर मोहम्मद रफ़ी साहब की तस्वीर थी और आपकी थी। मैं आपको देख के नहीं आई, मैं उनकी तस्वीर को देख के आई हूँ, क्योंकि मैंने उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो जितने भी यूके में प्रोग्राम होते थे मैं सारे उनके प्रोग्राम मैं देखा करती थी, और उस प्रोग्रामों की जो LPs हैं वो मेरे घर में हैं। वेरी नाइस। तो क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपको सुन के ऐसा लगता है कि वो आज भी जिंदा है। जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं कि रफ़ी साहब ने लोगों के दिल पूरी दुनिया में जीते हैं, और आप जैसे लोग जो हैं वो आज भी उनको जिंदा रखे हुए हैं। तो वो फिर मुझे उन्होंने अपने घर में बुलाया, नाश्ते पे बुलाया, मैं उनके घर गया और उस गोरी के घर गए, और वहाँ जाके फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए, मुझे वो काफ़ी सारे उन्होंने फिर, लेकिन मैंने उनमें से जो मोहम्मद रफ़ी साहब के थे या कुछ और फिल्मों के गाने भी थे, लेकिन वो मैंने जो मेरी पसंद के थे वो मैंने ले लिए, और फिर जब मुझे नवाज शरीफ साहब ने बुलाया, वो भी क्योंकि बड़े पसंद करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को, तो फिर मैं उनको कौन नहीं पसंद करता, कोई एक नाम बता सकते हैं? कोई सवाल की बात नहीं था। किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, वो मोहम्मद रफ़ी साहब को, मैं एक अभी कल हमारी परसों बात हो रही थी, नौशाद साहब के बेटे थे जी जी, कल टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि देखिए कि मोहम्मद रफ़ी साहब को 40 साल हो गए हैं कि वो दुनिया से चले गए हैं। उम्र तो उनकी कम थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी बड़ी लंबी दी है। 40 साल के बाद भी आज भी उनके ही गाने गुनगुनाए जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो व्यूवरशिप है, जो सबसे ज़्यादा सुनने वाले हैं, वो मोहम्मद रफ़ी साहब के हैं, कोई शक नहीं। और आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब जो है वो जिंदा है, लेकिन जो आज जिंदा है वो 40 साल पहले मर गए थे। वो बात उन्होंने किसी और के ऊपर की, वो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आप बताएं कि आइंदा आने वाले कल में
आप समझते हैं कि कोई ऐसा म्यूज़िक प्रोग्राम जिसके ज़रिए जैसे रफ़ी साहब आज भी सुने जाते हैं, तो आपकी जो गायकी है, आप समझते हैं कि आप कौन से वे ऐसे इख्तियार करें जिससे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो मतलब शौक़ रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी गाएं। आपको चांस मिला, आप पूरी दुनिया में गए हैं, आपने देखें इंडिया के लोग आपको पसंद करते हैं, बांग्लादेश आपको पसंद करते हैं, क्योंकि व्यूअरशिप अपनी जगह पे, लेकिन वो चूँकि लैंग्वेज उनको आती है। लेकिन जैसे आपने बताया कि यूके में, यूएस में सारे लोग सुनना पसंद करते हैं, उनको वो म्यूज़िक वो लय और वो जो नोट्स पे आप गाते हैं वो पसंद है। तो आप समझते हैं कि ऐसे जो स्टूडेंट्स जो पीछे रह गए, वो भी, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा, बड़ा अच्छा अच्छा गाते हैं, उनके लिए आप क्या राय अमल बताना चाहते हैं कि वो क्या करें? सवाल आपका थोड़ा सा तूल पकड़ गया, लेकिन आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। वो ये है कि किशोर कुमार साहब के बेटे ने जब कहा कि मेरे पापा गाना सीख रहे हैं, तो मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मोहम्मद रफ़ी साहब होगा तो मैं खुद ब खुद गाना आ जाएगा। मुकेश साहब, ये नितिन मुकेश साहब के बेटे ने भी यही कहा कि मैंने अपने बाबा को कहा कि बाबा मुझे गाना सीखना है, तो उन्होंने कहा कि अगर गाना सीखना है तो मोहम्मद रफ़ी साहब होगा। मन्ना डे साहब ने भी यही, यानी कि जितने भी वहाँ पे इंडिया में सिंगर्स हैं, सब ने एक ही बात की। प्यारेलाल जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा ये मुझे बताइए कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहते हैं, फरिश्तों के बारे में क्या बताया जा सकता है। रविंदर जैन जी से मेरी मुलाकात हुई, रविंदर जैन जी से, उषा जी से मुलाकात हुई। उषा जी तो रो ही पड़ी थी, कहने लगी कि मुझे प्यार मिला है, बाप का प्यार मिला है, वो रफ़ी साहब ने दिया है। वो रफ़ी साहब नहीं कहती, वो साहब कहती हैं। कहते मुझे साहब ने जो प्यार दिया है वो मैं बता ही नहीं सकती। उन्होंने गाना एक्चुअली उषा जी ने उनसे गाना सीखा है, उषा टिमोथी जी ने। ऐसे किसी शख्स को आप मिले हैं जो डायरेक्टली रफ़ी साहब से सीखते रहे हों? जी, उषा जी की बात कर रहा हूँ ना मैं। ओके। उषा जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब से सीखा है। जब वो 8 साल की उम्र थी तो रफ़ी साहब के साथ ड्यूट गाया करती थी। वाह। और फिर 22 साल उनके साथ उन्होंने प्रोग्राम्स किए, और उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, जैसे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये वो और भी बहुत सारे गाने। बोल तो गाइए हमारे व्यूअर्स के लिए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने अदा जाने हया छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। कमाल जनाब। मैंने कहा आपने कहा है तो मंत्रा भी साथ ही सुना ही देना। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, इसके बगैर तो कंप्लीट ही नहीं होने वाला जी। अच्छा, अब ये बताएं लास्ट में कि अगर अपने होते हुए रफ़ी साहब को आप किसी ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं जानता उसके बारे में, उसको कैसे गाइड करेंगे कि आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ इनको गाना है, ये कैसे मुमकिन है? जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं कि जी सिर्फ उनको गा लें, उनको सुन के उनकी प्रैक्टिस कर लें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज जस्ट गाने गाते हैं और जस्ट मतलब वैसे ही, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं, लोग ट्रेनों में, बहुत सारे सबवेज पे, बहुत सारी जगहों पे गा रहे होते हैं। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है उस तरह से ना। तो आप समझते हैं कि जो आने वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह इनको गाकर या बाकायदा सीख कर कैसे इन फ्यूचर अपना फ्यूचर बना सकते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर वो रफ़ी साहब, कोई भी ऐसी ज़बान नहीं है जिसमें उन्होंने गाना ना गाया हो, या कोई भी ऐसा राग नहीं है कि जिसमें उन्होंने गाना ना गाया हो। तकरीबन हर राग में गाया है, और तमाम गाने जो हैं वो रागों से ही निकल के तो बनते हैं। तो रफ़ी साहब के क्लासिकल गाने हैं, न्यू क्लासिकल गाने हैं, फिल्मी गाने हैं, गज़लें हैं, और अगर वो इसको उन्हीं के गानों को गा लें, क्लासिकल गानों को गा लें, जैसे मधुबन में राधिका ना छेड़े,
या वो नाचे मन मोरा, और भी बहुत सारे गाने हैं, या ओ दुनिया के रखवाले, ठीक है, लो पिच से लेके तो हाई पिच तक। एग्जैक्टली। तो अगर उनको इंडियन भी बहुत सारे लोगों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को गाया, लेकिन उनको उन्होंने गाया जरूर है, लेकिन वो जो चेहरे बनाती है ना मुख्तलिफ किस्म के, एफर्टलेस नहीं गाते वो लोग। यानी कि अगर गले में आपकी मूर्तियां आपने घुमानी है तो वो बजाय गले को घुमाने के वो उंगलियां घुमाते रहते हैं, भाई ये करते हो तुम लोग, या हाथों को घुमाते रहते हैं। ये नहीं है कि अपने फेस को बिगाड़ना, ये नहीं कि आप फेस अपना बिल्कुल सही रखें और रियाज वैसे करें आप, रियाज करें, तो फिर वो ये है कि फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी तो कुछ अनायत होती है। ऑफ कोर्स खालिद साहब, आपसे बातें करके तो अभी फील ही नहीं हो रहा कि कुछ हम बात कर सकें। बहुत सारी बातें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा जहन में देंगे। और हम अपने व्यूअर्स से दरख्वास्त करते हैं कि व्यूअर्स, सिटी प्रेस को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनी होस्ट फौजे चुगताई अपने नए मेहमान के साथ सिटी प्रेस पर नेक्स्ट टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानी फौजे चुगताई के साथ हमेशा साथ रहिएगा। और फिर से कह रही हूँ कि हमारा सिटी प्रेस चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।